हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो पार्ट लेकर आया हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशंस वाला पार्ट है। जो पार्ट हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर संविधान का पार्ट पढ़ाया था और वो पार्ट था संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान कितने प्रकार का होता है। और उसी को मैंने थोड़ा सा आपके लिए समझाया था। जैसे मैंने पहला टाइप्स आपके लिए बताया था कि संविधान लिखित होता है और अलिखित होता है। दूसरा टाइप्स में मैंने आपको बताया था फेडरल होता है और यूनाइटरी होता है। फिर बताया था मैंने आपको पार्लियामेंट्री होता है और प्रेसिडेंशियल होता है। ऐसे मैंने आपको बताया था रिजिड भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। तो मैंने कुछ पार्ट्स आपको बताए थे संविधान के, और इसमें लास्ट वीडियो के अंदर मैंने रिटिन और अनरिटिन के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी। पहले तो मैंने ये बताया था कि संविधान के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर मैंने रिटिन और अनरिटिन क्या होता है, लिखित संविधान किसको कहते हैं, अलिखित संविधान किसको कहते हैं। मतलब हमने प्रकार में पहले वाला प्रकार कंप्लीट कर लिया था। आज देखो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस टाइप्स को मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए वो होगा फेडरल और यूनाइटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। पेपर में भी यहां से क्वेश्चन आता है और आपको समझ में भी नहीं आता है कि फेडरल किसको कहते हैं और यूनाइटरी किसको कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमारे भारत का कैसा है। तो ये सारी आज जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी की सारी समस्याएं ये दूर हो जाएं। चलो, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की दोस्तों। तो देखो, आज के इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में मैं आपको दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, और दूसरा पार्ट होगा आपका फेडरल इसको बोलेंगे संघात्मक संविधान, और दूसरा जो होगा उसे बोलेंगे दोस्तों यूनाइटरी। इसको बोलेंगे एकात्मक। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फेडरल किसको कहते हैं और यूनाइटरी कहते हैं। ये दूसरा पार्ट है संविधान का। पार्ट से मतलब है संविधान के प्रकार में दूसरा प्रकार है। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके लिए, पहला प्रकार मैंने क्या पढ़ाया आपको, रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटिन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाते हैं, पूरा मैंने बताया उसके अंदर। जिसने वीडियो नहीं देखी ली है उस वीडियो को देखो जाके, बहुत कुछ समझ में आएगा। एकदम से बेसिक से सारी चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए। अब देखो, सबसे पहले यहां पर संघात्मक और यूनाइटरी की बात करेंगे, तो हम सबसे पहला पॉइंट आज क्लियर करेंगे कि संघात्मक किसे कहते हैं। तो यहां पर सभी दोस्त यहां पर हेडिंग डाल लो, भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण। ठीक है, भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण, तो ये हेडिंग रहेगी। मैं भी लिख लेता हूं, भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण। ठीक है, भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण। तो भारत के संविधान के कौन कौन से संघात्मक लक्षण होते हैं, एक बारी में सबको लिख के उनको सारे को मैं फिर डिस्क्राइब करूंगा जो जो भी लक्षण है। तो देखोगे, इसमें दोस्तों सबसे पहला लक्षण होता है कि अगर वर्ल्ड में, विश्व में किसी भी देश का संविधान संघात्मक है तो उसकी सबसे पहली विशेषता होगी कि वह एक लिखित संविधान हो। कैसा हो? संविधान लिखित होना चाहिए। संविधान लिखित होना चाहिए, यह सबसे पहली विशेषता रहेगी कि अगर किसी भी देश का संविधान फेडरल है, संघात्मक है, तो संघात्मक की सबसे पहली पहचान क्या होती है दोस्तों, कि उस देश का संविधान कैसा होना चाहिए, रिटिन में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिटिन में होना चाहिए। दूसरा प्रकार क्या हुआ इसमें, दो विशेष स्तर की सरकार होंगी जिसमें एक
पूरे देश की तथा एक इकाई राज्य की सरकार होगी। देखो दूसरा लक्षण क्या होगा भाई, अगर किसी भी देश का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें 2 सरकारें होंगी, ठीक है। एक कहां पर होगी, पूरे देश में। चलो मैं समझाऊंगा बाद में, पहले लिख ही लेते हैं टॉपिक बाई टॉपिक। तीसरा पॉइंट क्या होगा दोस्तों, इसमें संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान सर्वोच्च होगा। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी किसकी होगी दोस्तों, इसमें संविधान की होगी। संविधान सर्वोच्च होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, संविधान कठोर होगा। संविधान कैसा होगा, कठोर होगा। संविधान कठोर होगा। संविधान कठोर होगा। देखोगे मैंने यहां पर कौन कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं। संविधान लिखित होना चाहिए, पहली पहचान। दूसरी पहचान, 2 विशेष स्तर की सरकारें होंगी जिसमें से एक पूरे देश की सरकार तथा एक इकाई राज्य की सरकार होगी। तीसरा, संविधान सर्वोच्च होगा। और चौथा, संविधान कठोर होगा। पांचवा, मैं यहां से ये रफ कर देता हूं यूनाइटरी को, अभी यूनाइटरी के जब पढ़ेंगे तो यूनाइटरी को लिख लेंगे। पांचवा क्या होगा दोस्तों, इसमें पांचवा लिख लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं। पांचवा इसमें करेक्टर क्या होगा इसका, पांचवा करेक्टर होगा संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, केंद्र और सरकार, या संघ बोल भी सकते हैं या केंद्र भी, केंद्र और सरकार के बीच में शक्तियां बटी हुई होंगी। छठा पॉइंट क्या होगा दोस्तों इसमें, छठा होगा निष्पक्ष न्यायपालिका। निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। छठा क्या होगा, निष्पक्ष न्यायपालिका होगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें क्या होगा, सातवां पॉइंट, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता का प्रावधान होगा। तो अब देखोगे यहां पर सबसे पहले मैंने जो लिखा है दोस्तों, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर करेक्टर लिखे हुए हैं किसके, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के, और भारत के भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के क्या करेक्टर होंगे वो लिखे हुए। देश में किसी भी, पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश का संविधान अगर संघात्मक है तो उसके फेडरल करेक्टर यही होंगे दोस्तों। इसमें मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला, जिसने नहीं लिखा है वो देख ले, समझ ले, अगर नहीं दिख रहा हो साफ। सबसे पहला, संविधान लिखित होना चाहिए। दूसरा, 2 विशेष स्तर की सरकारें होंगी जिसमें से एक पूरे देश की तथा एक इकाई राज्य की सरकार होगी। नेक्स्ट होगा संविधान सर्वोच्च होगा। नेक्स्ट होगा संविधान कठोर होना चाहिए। नेक्स्ट, संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। और जो हमारी न्यायपालिका है ये निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, और स्वतंत्र होनी चाहिए। यहां पर एक पॉइंट और जोड़ सकते हो आप, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र। देखो निष्पक्ष न्यायपालिका तभी हो सकती है जब वो फ्री हो। अगर न्यायपालिका फ्रीडम नहीं है न्यायपालिका के पास तो वो निष्पक्ष कभी नहीं हो सकती है। अगर वो किसी के दबाव में काम कर रही है तो निष्पक्ष नहीं होगी। और लास्ट इसमें सातवां है, दोहरी नागरिकता होगी। अब देखो इसकी मैं पूरे की बात करता हूं, यहां पर एक एक करके सारे पॉइंटों को समझते हैं। तो देखोगे सबसे पहली बात यहां पर क्या आई बात दोस्तों, कि संविधान लिखित होना चाहिए। कि अगर किसी भी देश का संविधान अगर संघात्मक है तो उसकी सबसे पहली विशेषता पूरे विश्व में किसी भी देश के लिए जरूरी क्या होता है कि संविधान उसका लिखित हो। देखो इससे अगर संविधान होगा तो लिखित संविधान में क्या होगा कि यहां पर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो तो इन दोनों की क्या क्या शक्तियां हैं, इन दोनों के लिए कानूनी व्यवस्था क्या क्या है, इन दोनों के क्या रूल और रेगुलेशंस होंगे वो स्पष्ट हो जाते हैं। देखो अब हमारे भारत में केंद्र सरकार के क्या रूल्स रेगुलेशन है और राज्य सरकार के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में सारी चीजें लिखी हुई हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या आ गई कि संविधान लिखित होना चाहिए। दूसरी देखो, लिखित इसलिए भी होना चाहिए संविधान कि इससे ये भी हो जाता है भाई, जैसे आप लोग हो, अगर मान लो कहीं से कुछ आप खरीदारी कर रहे हो, खरीदारी से मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये मान लो आप जमीन खरीद रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो, या घर खरीद रहे हो, या फिर फ्लैट खरीद रहे हो। क्या आप ऐसे ही खरीद लेते हो कि बस पैसे दिए उससे जाके और बोल दिया ये मेरा हो गया? ऐसे नहीं होता है। आप उसको लिखित में लेते हो ना, कि जिससे आगे चलकर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है, मैं दिखा सकूं कि मुझे रिटर्न में ये चीज मिली हुई है। तो वैसे ही किसी भी देश का लिखित संविधान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। एक तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि लिखित संविधान की क्या इंपॉर्टेंस होती है। दूसरी देखो, दो विशेष स्तर की सरकारें होंगी, जिसमें एक सरकार पूरे देश के लिए तथा दूसरी और एक सरकार राज्य के लिए होगी। अब देखो हमारे देश में भी तो यही है। हमारे देश में क्या है, एक केंद्र सरकार है और प्रत्येक राज्य में एक अलग सरकार है। तो हमारे देश में दो सरकारें हैं। अब केंद्र सरकार जो होती है हमारे यहाँ पर, वो पावरफुल भी होती है। केंद्र सरकार हमारे यहाँ पर जो लॉ पास करेगी, उस लॉ को प्रत्येक राज्य को पास करना पड़ता है। प्रत्येक राज्य पास उस लॉ को करेगा। अगर नहीं करता है, जैसे करेगा भाई, ये तो एकदम क्लियर है यहाँ पर। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लूं थोड़ा सा, कि अभी देखा होगा आपने कि केंद्र सरकार ने एक लॉ बनाया था CAA, और CAA लॉ जो बनाया उसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और कई सारे राज्यों ने यह भी बोल दिया कि हम अपने राज्य में इस लॉ को लागू नहीं करेंगे, बोला था। जिसमें सबसे पहला नाम लूंगा मैं केरल सरकार का। और केरल सरकार ने क्या बोल दिया कि हम इस लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, सही मायने में अगर ये बात समझ में आती है कि अगर कोई राज्य सरकार इस तरीके से बोलती है केंद्र सरकार के किसी नियम को, किसी कानून को जो उसने बनाया है, कि हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और इसको लागू नहीं करेंगे, तो ये एक तरीके से आपको बस बहकाने वाली बात है। ठीक है, कुछ नहीं होता है उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का बनाया हुआ हर एक लॉ प्रत्येक राज्य में लागू करना होता है, और लागू वो होता है। अब देखो नेक्स्ट बात पर यहां आए तो यहां पर क्या है, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। ठीक है, संविधान कैसा होगा, सर्वोच्च, ना तेरी बात ना मेरी बात। किसकी बात, संविधान की बात। ठीक है, किसकी बात होनी चाहिए, संविधान की बात होनी चाहिए, ना राज्य सरकार की बात ना केंद्र सरकार की बात। ठीक है, ना राज्य सरकार की बात ना केंद्र सरकार की बात। किसकी बात मानी जाएगी दोस्तों, संविधान की बात मानी जाएगी। तो यहां पर क्या आती है, जब संविधान सर्वोच्च होता है तो यहां पर सबसे पहली बात आती है एकता वाली, कि यहां पर ना किसी की बात, ना तेरी बात ना मेरी बात, ना उसकी बात ना उसकी बात। क्योंकि देखो भारत देश हमारा विविधताओं से भरा हुआ है, और इस विविधताओं से भरे हुए देश में अगर हम इसकी भी बात सुने और उसकी भी बात सुने और उसकी भी बात सुने, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ना उसकी ना उसकी ना मेरी ना उसकी, तो बात किसकी हो जाती है यहाँ पर, संविधान की। संविधान सर्वोच्च होगा और इसी की बात को माना जाएगा। लास्ट पॉइंट इसमें दे रखा है कि संविधान कठोर होना चाहिए। संविधान कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। अब देखो संविधान अगर कठोर नहीं होगा दोस्तों, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। अगर संविधान कठोर नहीं है तो संविधान, केंद्र सरकार इतनी पावरफुल होती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के हक को दबा सकती है, राज्य सरकार के हक को मार सकती है। जैसे मैं एक आर्टिकल्स का नाम लूंगा, आर्टिकल 360, और इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, संशोधन करके राज्य के हक को, राज्य की जो शक्ति है उनको छीन सकती है। अब क्या होता है, आप बोलोगे सर संशोधन भी तो केंद्र सरकार करती है। हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार संशोधन करती है। जब केंद्र सरकार संशोधन करती है, जब इसको अपनी मेजोरिटी से पास करती है, 2/3 से, या जितनी भी मेजोरिटी जिस बिल के लिए जरूरत होती है, वो वहां से पास होने के बाद राज्य के लिए जाता है फिर। और राज्य में जब आधे बहुमत से पास हो जाता है, तब किसी भी चीज का संशोधन होता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने संशोधन कर दिया तो हो जाएगा, नहीं। राज्य सरकार जब अपने आधे बहुमत से उसको पास कर देती है, तब जाके वो संशोधन की प्रक्रिया होती है। तो हमारे संविधान को कैसा बनाया गया है, कठोर बनाया गया है, जिससे कि राज्य सरकार के हक को नहीं मारा जा सके। ठीक है, राज्य सरकारों को भी अपना हक मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारा संविधान भी कैसा है,
कठोर संविधान है। तो यहां पर मैंने 4 चीजें लिखी हुई है दोस्तों, और चारों बातों में देखोगे कि चारों की चारों बातें ऐसी हैं जो हमारे संविधान में लाई कर रही हैं। क्लियर हो रही है कि हमारा संविधान लिखित भी है, 2 सरकारें भी हैं, सर्वोच्च संविधान, भाई संविधान से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, और संविधान हमारा कठोर भी है, लचीला भी है लेकिन कठोर भी है। ठीक है, अब देखो आगे अगर बात देखें, संघात्मक और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। आपने पढ़ा होगा आपका 11वां पार्ट संविधान का, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 263, जिसमें दिया हुआ है संघ और राज्य, संघ और राज्य। तो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ये कौन से शेड्यूल में आता है? ये शेड्यूल है आपका 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। और इस 7वीं अनुसूची में आपने देखा होगा कि 3 प्रकार से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कौन सी? विधायी। देखो आर्टिकल जो आपका 245 से 263 तक दिया है, उसमें 3 खंड दिए। एक पहला खंड क्या है इसमें? विधायी शक्तियां। दूसरा खंड क्या है इसमें? वित्तीय शक्तियां। ठीक है, और फिर क्या है इसमें? राजस्व रिसोर्सेज। ये 3 खंड इसमें दिए। तो जो विधायी शक्ति वाला पॉइंट है, पहला खंड है, इसकी जो अनुसूची है दोस्तों वो कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। अब इस अनुसूची में क्या दिया हुआ है? राज्य की शक्तियां, संघ सरकार के रिसोर्सेज या इसकी शक्तियां बोल सकते हो, और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट दी हुई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अब देखो यहां पर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में कितने मैटर है? 99। ठीक है, या 100 कह सकते हो आप। पहले 97 थे, अब कितने? 100। राज्य सूची में कितने हैं? पहले 66 थे, अब कितने? 61 है। समवर्ती सूची में कितने हैं दोस्तों? पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52 है। तो यहां पर क्या है कि राज्य और केंद्र की क्या क्या शक्तियां हैं उनको अलग अलग बांटा गया है। इसी के तहत ये सारी शक्तियों को डिवाइड किया गया है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल्स भी दिया हुआ है और हमारे संविधान में शेड्यूल भी दिया हुआ है। तो दोनों चीजें हमारे संविधान में दी हुई हैं। इसका मतलब 5वां नंबर भी हमारे संविधान में फेडरल कैरेक्टर का रूप है। समझ में आ रही है बात? अब इसी से आगे जब 6ठे पर बढ़ेंगे तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। जब इन सबसे भी बात ना बने तो फिर क्या है हमारे लिए? एक न्यायपालिका है। अगर मान लो किसी प्रकार का कोई मतभेद होता है, किसी प्रकार की कोई बात होती है, चाहे वो राज्य के बीच में हो, चाहे वो केंद्र से किसी एक राज्य के बीच में हो, तो वो सीधे के सीधा मैटर आप कहां पर लेकर जाओगे? न्यायपालिका में। संविधान से रिलेटेड कोई मैटर हो वो कहां पर जाएगा? आपका न्यायपालिका में जाएगा, और न्यायपालिका उसकी देखरेख करके उसमें जो भी उसका आंसर है वो देगी। तो हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है। न्यायपालिका हमारे यहाँ किसी के दबाव में काम नहीं करती है। न्यायपालिका संविधान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, किसी के दबाव में काम नहीं करेगी। जो गलत है वो गलत, जो सही है उसे सही। तो 6ठा कैरेक्टर भी फेडरल है हमारे संविधान का। ठीक है, तो 6ठा पॉइंट भी फेडरल बनाता है हमारे संविधान को। अब 7वें की अगर बात की जाए कि दोहरी नागरिकता भी कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कैरेक्टर का एक रूप होती है, लेकिन हमारे देश में तो दोस्तों दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे देश के अंदर एकहरी नागरिकता है। तो 7वां पॉइंट तो हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान तो एकहरी नागरिकता देता है। अब हमारा संविधान एकहरी नागरिकता क्यों देता है? तो इसका ये मीन्स है दोस्तों कि हमने राज्य बनाए हैं, राज्यों से मिलकर संघ नहीं बनाए, राज्यों से मिलकर केंद्र नहीं बनाए, संघ ने राज्यों का निर्माण किया है। अगर ऐसा हुआ होता कि राज्यों से मिलकर संघ का निर्माण हुआ होता तो दोहरी नागरिकता होती। कोई मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसके पास वहां की भी नागरिकता होती, राजस्थान का राजस्थान की भी नागरिकता होती, इसके अलावा गुजरात का है वहां की भी नागरिकता होती। तो ये अलग अलग नागरिकता सबके पास होती। अब देखो इसकी वजह ये है कि एक तो हमने मिलकर राज्यों का निर्माण किया है, राज्य बनाए हैं, राज्यों ने संघ नहीं बनाया है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि हमारा देश विविधताओं से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। हमारे देश के अंदर बायोडाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है। हर भाषा बोलने वाले, हर जाति, धर्म, रंग, रूप, हर एक तरीके का इंसान भारत के अंदर है। तो बात सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन सबको एकता के सूत्र में कैसे बांधना है। तो एकता के सूत्र में बांधने का एक सबसे अच्छा ये उपाय था कि हमारे सबके जितने भी नागरिक हैं भारत के, उनको एकहरी नागरिकता दी जाए। एकहरी नागरिकता। अब देखो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए
तो जम्मू कश्मीर में भी इकहरी नागरिकता है, थी, मतलब है तो है लेकिन थी की बात कर रहा हूं। 31 अक्टूबर 2019 से पहले वहां पर रेजिडेंसशिप होती थी। अब देखो, जब भी कोई पढ़ाता है आपके लिए तो उसमें क्या बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता है। ये तो पढ़ाया जाता था कि जम्मू कश्मीर दोहरी नागरिकता देता। नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर दोहरी नागरिकता नहीं देता था, रेजिडेंसशिप देता था वो। ठीक है, दोहरी नागरिकता अलग होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले भी भारत के नागरिक हैं। तो जम्मू कश्मीर रेजिडेंसशिप देता था, ना कि दोहरी नागरिकता देता था। तो इस पॉइंट को बहुत क्लियर रखना। अगर आपसे कभी पूछा भी जाता है कि जम्मू कश्मीर कैसी नागरिकता देता था 31 अक्टूबर 2019 से पहले, तो इकहरी थी, लेकिन वहां के नागरिकों को आर्टिकल 35A के तहत कुछ स्पेशल ये थे, रेजिडेंसशिप मिल जाती थी वहां के नागरिकों को। अब देखोगे यहां पर एक आर्टिकल है 370, और आर्टिकल 370 को सस्पेंड किया गया है अभी। ठीक है, स्थगित कर दिया गया है। अब देखो यहां पर एक बात बहुत क्लियर से मैं आपको समझा दूं कि आर्टिकल 370 पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा होगा जब आर्टिकल 370 को जब हटाने वाली बात आई थी या इसके लिए हटाया गया था, तो जहां भी आपने सुना होगा, चाहे वो मीडिया से सुना हो, टेलीविजन पर कहीं देखा हो, सबने यही बोला कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। नहीं दोस्तों, आर्टिकल 370 को पूरी तरीके से नहीं हटाया गया। आर्टिकल 370 के खंड 1 के क्लॉज 2 और 3 को हटाया गया है। आर्टिकल 370 के खंड 1 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और 3 को हटाया गया है बस, और पूरे आर्टिकल 370 को नहीं हटाया गया है। इस बात को क्लियर रखना है आपको। ठीक है, आप देखोगे आर्टिकल 370 के अलावा देखोगे रिट विद परिशिष्ट संख्या 2, इस पॉइंट को नोट करना। आर्टिकल 370 के तहत रिट विद परिशिष्ट संख्या 2 के तहत राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर में कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। रिट विद परिशिष्ट संख्या 2 के तहत राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष अधिकार मिले हुए। अब देखो यहां पर जो परिशिष्ट है, इसका भी बड़ा मैटर है। परिशिष्ट को इंग्लिश में एनेक्सर बोलते हैं, और एनेक्सर की संख्या 4 है। अभी तक आपने सिर्फ यही पढ़ा था संविधान में कि पार्ट कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं, यही पढ़ा था ना। लेकिन इसके अलावा दोस्तों परिशिष्ट भी होते हैं। परिशिष्ट बिल्कुल ऐसे समझ लो, एक छोटी सी और सिंपल सी लैंग्वेज में मैं समझाऊं, जैसे आप मान लो किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का या कहीं का कोई फॉर्म भरते हो, आप किसी बैंक का ही फॉर्म भरते हो, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, तो उसमें जैसे आपने आधार कार्ड लगाया, तो आधार कार्ड जो है वो आपका परिशिष्ट है, आधार कार्ड आपका एनेक्सर है। तो ऐसे एनेक्सर पर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि बताइए हमारे संविधान में एनेक्सर कितने हैं, परिशिष्ट कितने हैं। तो हमारे संविधान में परिशिष्ट हैं दोस्तों कितने, 4। तो हमारा देश दोस्तों ये ध्यान रखना इकहरी नागरिकता देता है, दोहरी नागरिकता भारत नहीं देता है। भारत से बाहर जो रहने वाले एनआरआई हैं, भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई हैं, उनके बारे में भी आपको क्लियर रखनी है कि वो भारत के ही नागरिक हैं। वो भारत से बाहर बिजनेस या व्यापार के लिए चले गए हैं, ऐसा नहीं है वो भारत के नागरिक नहीं है, वो भारत के ही नागरिक हैं। भाई भारत के नागरिक हैं तभी तो उनके रेवेन्यू को जीडीपी में जोड़ा जाता है। जीडीपी में क्या होता है कि देश की सीमा के अंदर जितना भी आपकी इनकम हुई है वो, और भारत से बाहर भारत दूसरे देशों में रहने वाले जो भारत के नागरिकों ने पैसा भेजा है वो जोड़ा जाता है, तो यही तो जीडीपी बनती है। तो जो एनआरआई है दोस्तों वो भी क्या है, भारत के ही नागरिक हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी कि दोहरी नागरिकता किसको कहते हैं। दोहरी नागरिकता कब होती दोस्तों, दोहरी नागरिकता जब होती कि जब संघ से राज्य ना बनके राज्यों से संघ का निर्माण होता। राज्यों से जब संघ का निर्माण होता तो यहां पर केरल का भी अलग नागरिक होता, ठीक है, केरल की नागरिकता होती, या मान लो यूपी की नागरिकता अलग होती और उसके पास केंद्र की भी नागरिकता होती है, या राजस्थान का है तो राजस्थान की भी नागरिकता होती, केंद्र की भी नागरिकता होती। तो ऐसा हमारे देश में नहीं है, ठीक है। ऐसा देखोगे कहां पर है, अमेरिका के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो तुम कि जैसे आपका इजराइल हुआ, ब्रिटेन हुआ,
ठीक है। इसके अलावा और भी देश हैं, इनमें भी देखोगे यही है, करेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है आपके लिए, जो मैंने आपको बताई है। इसमें भारत के संविधान में संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। तो संघात्मक आपको मेरे ख्याल से पूरा समझ में आया होगा कि लिखित संविधान किसे कहते हैं, दो विशेष स्तर की सरकारें होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, संविधान सर्वोच्च होगा, इसका क्या मतलब है, संविधान कठोर होगा, इसका क्या मतलब है। सारी बातों को मैंने एक एक करके क्लियर किया है। जितने भी मैंने पॉइंट बोले हैं, आप ये उम्मीद मत करना मुझसे कि मैं सारे पॉइंटों को लिखूं यहाँ पर, ठीक है। बहुत वैसे एक एक लेक्चर के लिए मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ, छोटे छोटे से लेक्चर के लिए तो बहुत हो जाएगा। तो आप जितनी मैंने इंपॉर्टेंट वैसे आप 2-3 बार सुनोगे तो आपको बस इतना ही इनफ है कि समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। बस आपसे देगा क्या पेपर में कैसे देगा, आपको पूछेगा निम्नलिखित में से संविधान का संघात्मक लक्षण कौन सा नहीं है, ऐसे दे देगा। अब आपसे क्या दे दिया उसने कि मान लो 3 ऑप्शन रख दिए यहां से और एक ऑप्शन रख दिया उसने यूनाइटरी से, और उसने मान लो ऐसे रख दिया यूनाइटरी से अखिल भारतीय सेवाएं, ऐसे रख दिया अखिल भारतीय सेवाएं, तो वो संघात्मक लक्षण नहीं है अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विसेज, वो यूनाइटरी लक्षण है। या फिर रख दिया उसने एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता भी कैसा यूनाइटरी है। तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको, ये बहुत बेसिक चीज है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। क्लियर हो गई बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप लोग।